के भी घातक परिणाम हो रहे हैं। तो तंबाकू से शरीर के 8 अंगों का कैंसर हो सकता है इस तरह का। तो एक जीन है जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर जीन। तो देखिए, अगर प्राथमिक स्टेज में, अर्ली स्टेज में, मतलब जैसे 1 इंच से छोटी अगर गाँठ को पकड़ें जो कि बगल की गिल्टियों में भी नहीं फैली है, जिसको हम लोग सबसे प्राथमिक जाति का सबसे अधिक कैंसर स्तन कैंसर है, और ये तेज़ी से भारत में भी फैल रहा है, बढ़ रहा है। संदेह कर रहे हैं, जैसे कि स्तन में गाँठ होना, निपल से खून या पानी आना, टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ वुमन एंड ऑल्सो अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग जीवन को जीना भूल गए हैं और अनेक तरह की बीमारियां जो हैं वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। सबसे मुख्य कारण है कि इन दिनों कैंसर का जो लक्षण है, जो बीमारी है, वो सबसे अधिक बढ़ रहा है। ऐसे में उसे कैसे बचा जा सके, हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो दिल्ली एम्स से रिटायर्ड डॉक्टर अनुराग अनुराग सर हैं। और सर से ही सीधा परिचय लेते हैं। सर, अपना परिचय खुद बताएं और बिहार आने, खासतौर पर पटना आने का क्या उद्देश्य है? धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अनुराग श्रीवास्तव मेरा नाम है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में मैं कार्यरत था। 31 वर्ष वहाँ पे कार्य किया मैंने, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट। और हमारे यहाँ बहुत अधिक मरीज आते थे जो कि स्तन कैंसर से पीड़ित होते थे। स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे अधिक कैंसर है। तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर ऑफ ह्यूमन रेस। पूरे विश्व में मानव जाति का सबसे अधिक कैंसर स्तन कैंसर है, और ये तेज़ी से भारत में भी फैल रहा है, बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ छोटी उम्र की महिलाओं को भी अब ये कैंसर होने लगा है। तो ये गंभीर विषय है, और इसी के लिए कैंसर के उपरांत, ऑपरेशन के उपरांत स्तन का पुनर्निर्माण कैसे करें, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन, उसके लिए देश विदेश से वैज्ञानिक आए हुए हैं, सर्जन आए हुए हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना एम्स में ये 3 दिन की वर्कशॉप इसी में है। ब्रेस्ट कैंसर रिकॉन्स्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस हो रही है 2, 3, 4 अगस्त को। उस संदर्भ में मैं भी आया हूँ यहाँ पे, और उस चर्चा में जो संगोष्ठी होगी उसमें हम लोग सब चर्चा करेंगे, वैज्ञानिक लोग, सर्जन लोग। और इसलिए मैं पटना आना हुआ, और धन्यवाद आपने मुझे बुलाया अपने दर्शकों से संपर्क करने के लिए। तो ये हमें बताना आवश्यक है, सभी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, और स्तन के स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से, क्योंकि ये तेज़ी से बीमारी फैल रही है। अधिकांश स्तन की बीमारियां बिनाइन होती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट पेन कहते हैं, मेस्टैल्जिया अंग्रेजी में कहते हैं। और कभी कभी बिनाइन गांठें होती हैं, जैसे फाइब्रोएडेनोमा है, या ऐसे गिल्टी हो जाती हैं, नोडुलैरिटी कहते हैं। और कभी कभी 10 में से 1 महिला को वो कैंसर भी हो सकता है, जो गांठ है। तो सभी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। स्तन की कोई भी ऐसी बीमारी हो, लक्षण हो, जो कैंसर को प्रति हमें संदेह कर रहे हैं, जैसे कि स्तन में गांठ होना, निपल से खून या पानी आना, फिर निपल का अंदर धंसना, और ऐसा पेन होना जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, लगातार परसिस्टेंट पेन जिसे कहते हैं हम लोग। और बगल की गिल्टियों में भी कभी कोई गांठ अगर आ जाए, तो वो स्तन कैंसर के प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं। तुरंत हमें किसी डॉक्टर से या महिला नर्स से, ट्रेन नर्स से उसको चेकअप कराना चाहिए, और फिर जैसा वो बताएं अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम आदि, बायोप्सी आदि करके फिर उसका विशेष उपचार करना चाहिए। निश्चित रूप से, लेकिन ये कैंसर ऐसा बीमारी है सर, ये इसका कोई ऐसा ना कोई विकल्प आ रहा है, ना कोई ऐसा इलाज अभी संभव है कि जिसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। आखिरकार इतना हावी क्यों हो रहा है हम सभी पर इसका तो आपने कैंसर? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि स्तन कैंसर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है हमारे समाज में, महिलाओं में, और इसका कारण क्या है। तो कई कारण है, ये एक जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल, कई कारण हो सकते हैं। तो मोटापा होना, 30 वर्ष तक बेबी न होना, बच्चा न होना, और अगर बच्चा हो भी गया तो उसको स्तनपान न कराना। फिर कुछ महिलाओं में जैसे पारिवारिक होता है, आनुवांशिक जिसे कहते हैं, अगर माँ को या नानी को, मौसी को, बड़ी बहन को, किसी को अगर स्तन कैंसर है, या
पिताजी की साइड में बुआ या दादी को है, तो खून का रिश्ता जिसे कहते हैं, फर्स्ट या सेकंड डिग्री ब्लड रिलेटिव, तो उनमें अगर स्तन कैंसर की या ओवरी कैंसर की हिस्ट्री है, उनको हुआ है अगर पूर्व में, तो उनसे भी उस महिला को, जिनकी माँ को स्तन कैंसर हुआ था, उनकी बेटियों को और या बहनों को स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो उनको ज़्यादातर जल्दी जल्दी चेकअप कराते रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो फैमिली अगर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, तो उनका हम एक रक्त का जाँच भी करते हैं, जिसमें वो जीन्स, आजकल जीन की रिसर्च बहुत अधिक हो गई है, तो हम जीनोमिक स्टडी कर सकते हैं, रक्त ले लेते हैं नस से और उसका जाँच कर लेते हैं, उसमें कौन से कैंसर पैदा करने वाले संभावना वाले जीन हैं कि नहीं। उसको म्यूटेशन कहते हैं जैसे अंग्रेजी में। तो एक जीन है जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर जीन, BR से ब्रेस्ट, CA से कैंसर। तो BRCA यानी ब्रैका जीन कहते हैं, BRCA1 और BRCA2 दो जीन्स पाए गए हैं, जिन महिलाओं में वो कैंसर, वो जीन हैं एबनॉर्मल रूप में, म्यूटेशन जिसे कहते हैं, तो उनमें बहुत अधिक ब्रेस्ट कैंसर की संभावना हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का कि अगर कोई स्तन में गांठ है, निपल अंदर चला जाए, स्तन में पीड़ा हो रही है, खून, रक्तस्राव हो रहा है या पानी निकल रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। और फिर तो कारण है मोटापा होना, रेड मीट, लाल मांस अधिक खाना, चर्बी यानी कि सैचुरेटेड फैट जैसे घी मक्खन अधिक मात्रा में लेना, एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। आप चर्बी वाली चीज़ ज़्यादा खाएंगे, मीट ज़्यादा खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मोटापा हो जाएगा। उसको एक साथ मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उसी से ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, यानी कि दैनिक दिनचर्या जो आपकी कैसी है और आहार विहार कैसा है आपका, तो उससे अ, मोटापा बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और बाद में कई वर्षों तक ये स्थिति रही तो कैंसर भी बन सकते हैं। निश्चित रूप से सर, लेकिन अगर इसका कैसे समझा जाए कि शरीर के अंदर कैंसर जैसी बीमारी जो है वो है, तो उसका पता कैसे लगाया जा सके, क्योंकि नॉर्मल कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज में जाने के बाद में पता चलता है, तो जब शुरुआत कैसी इसकी होती है, क्या हाँ लक्षण उसका होता है? जी, तो प्राथमिक लक्षण तो हैं कि स्तन में कोई गांठ आ जाए, छोटी मटर के बराबर दाने की होगी गांठ, उसको तुरंत चेकअप करा लें तो वो एकदम क्योरेबल कैंसर के रूप में है। छोटी, लेस देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से छोटी, मतलब आधा इंच से छोटी समझ लीजिए आप। और यदि रक्तस्राव आ रहा है निपल से, तो वो एक लक्षण है। निपल अंदर धंस गया है, पहले बाहर था, बच्चे को दूध पिलाया था, लेकिन कुछ दिन से निपल अंदर चला गया है, तो वो एक लक्षण हो सकता है। तो ये प्राथमिक लक्षण है। कभी कभी बगल की गिल्टियाँ आ जाती हैं, एक्सिला में गांठ होती है, तो वो एक प्राथमिक लक्षण है। तो अगर किसी भी महिला को ऐसे हो, तुरंत उसका एक लेडी डॉक्टर से या सर्जन से चेकअप करा के, और उसका फिर अगर अल्ट्रासाउंड तो सभी को कराना है, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि स्तन में गांठ किस प्रकार की है, उसमें पानी भरे वाली गांठ यानी सिस्ट है या उसमें सॉलिड गांठ है। सॉलिड गांठ है तो उसकी बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी में पता चल जाता है कि उसमें किस प्रकार के कण हैं। अगर कैंसर के कण हैं तो फिर उसका कैंसर की डायग्नोसिस पक्की हो जाती है। सर एक सवाल आपसे ये अगर भी 35 वर्ष से अधिक महिला हैं तो उनका मैमोग्राम भी हम लोग करते हैं। सर एक सवाल यह भी है कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर जो स्तन में 2 प्रकार के मुख्य रूप से देखे गए हैं। एक तो दूध की नलियों के कैंसर जिसे डक्टल कैंसर कहते हैं। दूसरा दूध की जो ग्रंथि होती है जिससे दूध बनता है, लोब्यूलर कैंसर। तो 2 मेन हैं। 100 में से 90 महिलाओं में दूध की नलियों का कैंसर होगा, डक्टल कैंसर। और करीब 10 में लोब्यूल यानी कि जो ग्रंथियों से दूध बनता है उसको लोब्यूलर कैंसर कहते हैं। 2 सबसे मुख्य प्रकार के हैं और उसके फिर अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक टेस्ट होते हैं, जाँचें होती हैं। उसमें किस प्रकार के हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन का रिसेप्टर है, उसका अंश है कि नहीं है, ये सब देखा जाता है वैज्ञानिक सबसे रूप से। ज्यादा खतरनाक कौन सा है? सबसे ज़्यादा खतरनाक वो कैंसर है जिसमें कि लाली हो जाए, सूजन आ जाए, ऐसा लगता है कि फोड़ा हो गया, स्तन में फोड़ा हो गया। जैसे बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, दूध पिलाने के बाद कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है, मैस्टाइटिस कहते हैं, और पूरा लाल हो जाता है स्तन। स्तन में, त्वचा में सूजन आ जाती है, जैसे लगता है संतरे का छिलका जैसा हो गया। और बड़ी सी गांठ बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। 6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट पूरे ब्रेस्ट में या आधे ब्रेस्ट में हो जाए। तो वो लाली सूजन वाला जो कैंसर है जिसके कि ऐसा लगता है जैसे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया, उसका नाम अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा सबसे अधिक घातक टाइप का कैंसर है
और अधिकांश महिलाओं में ये 2-3 वर्ष के अंदर, चाहे उसका जितना बड़ा ऑपरेशन कर लें, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आदि दे दें, उसके पश्चात भी उनकी मृत्यु हो जाती है, फैल मतलब जाता ये है। जड़ से खत्म होने वाली बीमारी नहीं नहीं, है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कम महिलाएं हैं जो कि 2 साल से अधिक जीवित रहेंगी, अधिक बहुत तेज़ी से फैलता है। फिर एक कैंसर है जो यंग लेडीज़ में हो रहा है, आजकल भारत में ज़्यादा हो रहा है, उसका नाम है ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, जिसमें कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और एक और रिसेप्टर होता है। 3 तरह के वैज्ञानिक लोग उसके जाँच द्वारा बताते हैं कि किस प्रकार के कण हैं उसमें। तो वो तीनों अगर नेगेटिव हों, तो उसको हम लोग ट्रिपल नेगेटिव अंग्रेज़ी में कहते हैं। ट्रिपल नेगेटिव कैंसर भी काफ़ी घातक होता है, तेज़ी से फैलता है। जो कम उम्र की महिलाएँ हैं, 40-45 वर्ष से कम महिलाएँ, उनमें अधिक होता है। निश्चित तौर पे, लेकिन क्या कैंसर को लेकर के जो मानसिकता बनी हुई है कि इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, क्या ऐसा कुछ? नहीं, ये मानसिकता ठीक नहीं है। यदि हम जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, स्वतः स्तन की जाँच करते रहें, पीरियड समाप्त होने के 1 सप्ताह बाद, यानी पहली को पीरियड खत्म हुआ 7 तारीख को हम स्वतः स्तन की जाँच करें, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। तो वो जाँच करते रहें और कोई भी आकार में परिवर्तन आए, रंग में परिवर्तन आए, निपल अंदर दिखता धँसा दिखे या कोई रक्तस्राव दिख रहा है या बगल की गिल्टियाँ दिखें, तो तुरंत चेकअप कराएँ। तो हम स्तन कैंसर को बहुत प्राथमिक अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, और अगर हमने अर्ली स्टेज में पकड़ा, तो हम लगभग 100 में से 90 महिलाओं को 10 से 15 साल तक, 20 साल तक ठीक रख सकते हैं, उनको स्वस्थ, सुखी जीवन दे सकते हैं। क्या पीरियड से भी ये चीज़ कनेक्ट है, स्तन का कैंसर? पीरियड देखिए, महिलाओं में हॉर्मोन्स के कारण होते हैं, ओवरीज में हार्मोन बनते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो महिलाओं के हार्मोन होते हैं। तो वो हार्मोन हर महीने परिवर्तन होते हैं। जैसे जिस दिन पीरियड हुआ, उसके पश्चात ईस्ट्रोजन थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है, फिर 14th डे, 14वें दिन को ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एक ओवम बनता है, जो अंड को जिसे कहते हैं अंडकोश, वो बनता है। उसके पश्चात फिर उसमें दूसरे प्रकार के हार्मोन बनते हैं, जैसे कॉर्पस लूटियम बनते हैं, ओवरी में कहते हैं। तो उससे फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 प्रकार के हार्मोन बनते हैं। तो हार्मोन से संबंधित तो हैं ही, अधिकांश स्तन कैंसर हार्मोन से ही संबंधित होते हैं। और ये कहा जाता है कि ईस्ट्रोजन के कारण ही ये स्तन कैंसर की प्राथमिक स्टेज, इनिशियल स्टेज होती है, उत्पन्न होता है ईस्ट्रोजन के कारण। तो हार्मोन से तो घनिष्ठ संबंध है इसका। और यदि हार्मोन पाए जाते हैं, उनके अंश पाए जाते हैं उन कैंसर में, जांच के पश्चात, बायोप्सी के पश्चात, जैसे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, ER, PR रिसेप्टर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो अगर वो रिसेप्टर हैं, तो हम उनका एंटीडोट दे सकते हैं, यानी कि उस ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को दबाने के लिए हम ऐसी दवाएं दे सकते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं आजकल, टेमॉक्सिफेन है और दूसरी भी दवाएं हैं, जिससे कि हम उस रिसेप्टर को दबा सकते हैं और कैंसर के जो कण हैं, सेल्स हैं, उनकी जो बढ़ोतरी हो रही है, उसको दबाया जा सकता है। एक सवाल ये भी है कि कैंसर से बचा कैसे जा सकता है? कैंसर से बचने के लिए अपना स्वास्थ्य जांच करते रहें, वज़न कम रखें, रेगुलर 1 घंटे व्यायाम, आसन, प्राणायाम, योगासन करें और मानसिक तनाव से बचें। लाल मांस और घी, मक्खन, तेल अधिक ना खाएँ, ताज़े रंगीन फल सब्जियाँ अधिक खाएँ और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपने तनाव की बात की, क्या तनाव भी मुख्य कारण हो सकता है? एक एक इम्पॉर्टेंट कारण तो है ही तनाव भी। आजकल हमारा जो जीवन शैली चल रही है, ख़ासतौर से बड़े शहरों में, बहुत तनावपूर्ण जीवन है। महिलाएं तेज़ी से भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जी रही हैं। वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, फिर जिस प्रोफेशन में जाना चाहती हैं उसमें आगे बढ़ना चाहती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA और जो भी प्रोफेशनल, जैसे फ़ोटोग्राफ़ी, जर्नलिज़्म आदि में। तो वो चाहती हैं कि हम थोड़ा, चलो अभी जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर जाएँ, सीनियर मैनेजर से CEO हो जाएँ और डॉक्टर से सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएँ, फैकल्टी प्रोफ़ेसर बन जाएँ। ऐसे ही हर क्षेत्र में ऐसा है। तो एक बहुत भाग-दौड़ का कॉम्पिटिटिव लाइफ़ स्टाइल है। तो उसमें क्या करती हैं वो, फिर अपनी शादी डिले करी, शादी के बाद बच्चा डिले करा, तो 30 वर्ष के बाद अगर पहला बेबी होता है, तो काफ़ी पूरे विश्व का ये ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा निष्कर्ष निकला है कि कैंसर बनने की संभावना ज़्यादा है, स्तन में भी और बच्चेदानी में भी। फिर अगर बच्चा हो भी गया, तो उसको, क्योंकि ऑफ़िस में जा रही हैं पूरे दिन या हॉस्पिटल जा रही हैं पूरे दिन, तो वो बच्चे को स्तनपान, दुग्धपान नहीं कराएँगी, तो उससे फिर और
थोड़ा सा संभावना बढ़ जाए। तो आजकल की भागदौड़ की तनावपूर्ण ज़िंदगी में स्तन कैंसर बढ़ रहा है। क्या खुश रहकर भी कैंसर को ठीक किया जा सकता है? कैंसर अगर हो गया है तो खुश तो रहें ही, उसके साथ पूरा इलाज तो कराएँ। और जी। एक आपके सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, आयुर्वेद में भी रिसर्च हो रही है, यूनानी में भी हो रही है, होम्योपैथी में भी हो रही है, हम लोग भी योगासन, प्राणायाम, नेचुरोपैथी में सभी क्षेत्रों में हो रही है। तो ये निष्कर्ष है, डेफ़िनेट है कि अभी तक सिर्फ़ सर्जरी का, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं मॉडर्न साइंस का, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ही प्रूवन, मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा जिसका प्रमाणित इलाज है। अभी आयुर्वेद में कोई इसका क्योर नहीं है। लोग क्लेम करते हैं टीवी में और मीडिया में, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। कोई रैंडमाइज़ ट्रायल पूरे विश्व में किसी ने नहीं करा है कि कोई आयुर्वेदिक दवा, कोई योगासन प्राणायाम, कोई नेचुरोपैथी, कोई यूनानी की दवा, कोई होम्योपैथी की दवा कैंसर ब्रेस्ट से को क्योर कर सकती हो, ऐसी नहीं है बनी। मेरे सामने एक भी केस नहीं आया, ज़ीरो। मैं 68 वर्ष का हूँ मैं, एम्स में 31 वर्ष काम किया। बहुत लोग क्लेम करते हैं, मैंने भी देखा है, उन लोगों के साथ काम भी किया है, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें कि कैंसर प्रूवन हो, बायोप्सी प्रूवन हो और उसको सिर्फ़ आयुर्वेदिक दवा से या सिर्फ़ होम्योपैथिक से, सिर्फ़ यूनानी योगासन से उसको जड़ से समाप्त किया गया हो, एक भी नहीं है। इसलिए सभी दर्शकों को आगाह किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा क्लेम करे कि सिर्फ योगासन, प्राणायाम, आयुर्वेदिक दवा, चूरन या यूनानी होम्योपैथी दवा से कैंसर स्तन ठीक हो जाता है, तो ये गलतफ़हमी में ना रहें। सर्जरी ज़रूर कराएँ, रेडियोथेरेपी ज़रूर कराएँ, कीमोथेरेपी ज़रूर कराएँ और आजकल बहुत अच्छी-अच्छी दवाएँ आ गई हैं। टारगेटेड थेरेपी जिसे कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी आदि होती हैं, वो अवश्य लें। उसके साथ-साथ आयुर्वेदिक दवा हम लोगों ने एम्स में भी ट्रायल किया। तो जिन मरीजों को कीमोथेरेपी हम दे रहे थे स्तन कैंसर की, उनको साथ-साथ में आयुर्वेदिक दवा भी दी। एक महर्षि अमृत कलश एक दवा है जिसमें कि करीब 50 जड़ी-बूटी होती हैं और उसे महर्षि महेश योगी जी का नाम सुना होगा आपने, उनकी आयुर्वेद कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाई गई है वो। तो उसका हमने ट्रायल किया। उसमें जिन महिलाओं को वो दे रहे थे अमृत कलश, उससे उनके कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मुँह में छाले पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, वज़न कम हो जाता है और बॉडी वेट कम हो जाता है, वो सब बढ़ गया। तो लाभ है यदि एलोपैथिक दवा के साथ-साथ हम योगासन, प्राणायाम, आयुर्वेदिक और दवा जोड़ दें एज़ ए एडजंक्ट, मतलब एडिशनल सपोर्ट। लेकिन मेन मुख्य धारा उसकी अभी सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ही है। अभी आयुर्वेद की, यूनानी की, होम्योपैथी की दवा उसके एक एडजंक्ट के रूप में, मतलब एक उसके साथ-साथ चले। लेकिन मुख्य धारा जो है इलाज की, वो अभी सिर्फ़ प्रूवन जो प्रमाणित है, वो सिर्फ़ एलोपैथी की सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ही सर, है। एक सवाल ये भी हमारा रहेगा कि अगर कैंसर से लोग ठीक हो रहे हैं, जैसे माने उनको लगा कि कैंसर हमारे शरीर से चला गया, दूर भाग गया, तो फिर भी क्या वो सावधानी बरतें और कब-कब वो चेकअप कराएँ? हुँ। तो हम लोगों का प्रोटोकॉल सी बनी हुई है। जैसे अगर छोटा कैंसर है, तो हम लोग उनको हर ऑपरेशन के पश्चात फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आदि जब पूरा हो जाता है, तो हर 3-3 महीने पे चेकअप करते रहते हैं। उनको बता देते हैं, आगाह कर देते हैं, यदि कोई गाँठ गिल्टी लगे, कोई सूजन आए, पीड़ा हो, कहीं तकलीफ़ हो, कहीं शरीर में और भी हड्डियों में दर्द हो, दिमाग के पास सिर में दर्द हो, जॉन्डिस हो रही हो, भूख न लग रही हो, वज़न कम हो रहा हो, तो पहले भी आ सकती हैं। वरना अगर सब ठीक है, तो 3-3 महीने पे चेकअप करते हैं। फिर 2 वर्ष तक, क्योंकि अधिकांश जो कैंसर फिर से उभड़ के आते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिकरेंस कहते हैं, फिर से पुनः स्थापित होना कैंसर का, तो वो रिकरेंस अधिकांश 18 से 24 महीने के अंदर होता है, अधिकांश महिलाओं में। तो इसलिए हम उन 2 वर्ष तक काफ़ी रेगुलर सर्विलेंस करते हैं, चेकअप जल्दी 3-3 महीने पे करते हैं। 2 वर्ष तक ठीक-ठाक रहीं वो, तो उसके पश्चात फिर हम 6-6 महीने पे उनको बुलाते हैं। फिर 6-6 महीने पे उनका चेकअप करने के पश्चात अगर वो 3 साल तक एकदम ठीक रहीं, तो 5 वर्ष पूरे कर लिए जिन्होंने, तो उनको हम कहते हैं कि माताजी, आपका कैंसर करीब-करीब ठीक हो गया है। बहुत कम संभावना है कि फिर से होने की, 5 से 7% हो सकते हैं उसके बाद भी हो जाएँ, तो उनको फिर 1 वर्ष में चेकअप करते हैं। और ये जीवन भर चेकअप होता रहता है, जब तक वो इस स्थिति में रहती हैं कि अस्पताल में आ सकती हैं। बहुत वृद्ध हो जाएँ, 80-90 साल की, गठिया हो जाए, चल फिर नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, तो उनको हम परेशान नहीं करते, फिर उनके घर में जाके उनको देख लेते हैं। तो अभी एक महिला हैं,
इस समय 75 वर्ष की हैं और उनका हमने अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान एम्स में नई दिल्ली में करीब 12 वर्ष पहले उनका इलाज किया था और ईश्वर की दया से वो स्वस्थ हैं, संपन्न, अच्छे घर में हैं, अच्छा भोजन करती हैं, अच्छे व्यवहार हैं उनका और अपना थोड़ा एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह भी करती रहती हैं और ईश्वर की दया से वो कैंसर से पूर्णतया एकदम बची हुई हैं। 12 वर्ष हो गए हैं उनके और तो हम लोग उनका चेकअप करते रहते हैं सर साल में 1 बार, लेकिन वो एकदम ठीक है। जी, एक सवाल हमारा रहेगा कि तो हम उनके वैसे जब वृद्ध हो जाती हैं तो हम उनके घर जाके उनको देख लेते हैं। खुद ग्रामीण स्थानों में भी एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सब के अंतर्गत छोटे-छोटे गाँव में भी वो योजना है। तो उसमें वो वहाँ पे जो आशा वर्कर हैं या एएनएम होती हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम दीदी से या आशा वर्कर से अपना चेकअप करा सकती हैं और अगर कुछ निकलता है गड़बड़ तो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके फिर वहाँ के मेडिकल ऑफिसर से उसको कंफर्म कर सकती हैं और फिर जिला अस्पताल में या जहाँ सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ जैसे सुविधा उपलब्ध हो, अगर मेडिकल कॉलेज है पास में वहाँ जाके उसका इलाज करा सकती हैं। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो हमें खुद ही होना होगा। महिलाओं को खुद ही अपनी स्वास्थ्य का रक्षा करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी रक्षा करने। अगर आपको लापरवाही बरती तो दुर्घटना हाँ, हो तो सकती है। बस सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे कहावत है ना। तो वो सिर्फ रेलवे में ही नहीं होती, वो हर जगह जीवन की जो रेल यात्रा हो रही है हमारी, जीवन रूपी ट्रेन, उसमें भी ये बहुत ज़रूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप सावधान रहें, स्वस्थ रहें और योगासन प्राणायाम या जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं 1 घंटे ज़रूर करें। मानसिक तनाव से बचें, मेडिटेशन करें और स्वस्थ भोजन, रंगीन ताज़े फल सब्जियां अधिक खाएं, अंकुरित चने दालें अधिक खाएं, प्लांट बेस्ड डाइट, आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि प्लांट बेस्ड डाइट मतलब कि मांसाहार कम करना है। अगर खाते हैं तो साल में हफ्ते में 1-2 बार खा लिया जैसे, इससे अधिक नहीं। लेकिन मेन जो मुख्य आपका भोजन है वो पौधों पे भोजन है, प्लांट बेस्ड डाइट जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। रंगीन ताज़े फल सब्जियां अधिक खाएं, अंकुरित चने दालें खाएं और जो भी मौसम के ताज़े फल वगैरह ज़्यादा लें। निश्चित तौर पे तो ये देखा गया है जो तली चीज़ें हैं, तले भोजन और विशेष रूप से डीप फ्राइंग, जिससे ब्राउन हो जाता है, ब्राउनिंग और डीप फ्राइंग बहुत अधिक घातक है स्वास्थ्य के लिए। उनसे दिल की बीमारी, दिल का दौरा हो सकता है, हार्ट अटैक और ओबेसिटी तो बढ़ ही सकती है उससे। और अगर लॉन्ग टर्म तक काफ़ी दिनों तक उसका सेवन करते रहे तो कैंसर भी देखा गया है। डीप फ्राइड फूड और रोस्टेड ब्राउनिंग, तो जैसे अगर मांस को बहुत अधिक भून लें, रोस्टेड मीट, बारबेक्यू जिसे कहते हैं, आजकल बड़ा फैशन में हो गया है कि सिज़लर खाएंगे बहुत अधिक गरम, एकदम जलता हुआ, झुलसता हुआ, तो उन सब से बीमारी होती है। बहुत अधिक नमक खाने से, बहुत अधिक मिर्च मसाला खाने से, बहुत तला हुआ खाने से, डीप फ्राइड फूड से, तम्बाकू से और शराब से, इन सब से स्वास्थ्य की दुर्गति होती है और कैंसर भी हो सकता है। तो एक भगवद गीता का श्लोक है, उसमें बताया गया है कि कैसे हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने का क्या रहस्य है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये अध्याय 6 भगवद गीता में 17वें नंबर का श्लोक है। उसमें बता रहे हैं भगवान कि आहार आपका सही होना चाहिए, विहार यानी कि लाइफ स्टाइल, दैनिक दिनचर्या। तो अंग्रेजी में कहावत सुनिए ना भाई साइमा जी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ वुमेन एंड ऑल्सो अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये सुना है, स्कूल में पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, ठीक है। तो सुबह जल्दी उठना है, सूरज उगने के 3 घंटे पहले जगना है। और बताया जाता है कि एक तहज्जुद की नमाज होती है 2:30-3 बजे की नमाज, वो बहुत उसका महत्व होता है, धार्मिक महत्व भी होता है और फिजिकल शारीरिक महत्व भी होता है। हमें बताया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए ना, तो उसका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का लाभ है, क्योंकि उस समय जो हार्मोन्स हैं ब्रेन में काम कर रहे हैं, वो पीनियल ग्लैंड एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे ब्रेन में, तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और उस समय उठना और उस समय दैनिक दिनचर्या शुरू करना बहुत अधिक लाभकारी है। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, उनके लिए तो पढ़ना ज़रूरी ब्रह्म मुहूर्त में होता है, पूजा पाठ के लिए भी तहज्जुद की नमाज की सुबह करना, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। और अर्ली टू बेड, जल्दी सो जाएं, 9-10 बजे तक सो जाएं। क्यों? क्योंकि उसके बाद तक अगर जगे आप, तो ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं, हमारा जो शरीर की रचना है
और पूरी प्रकृति में जितने प्राणी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, चिड़िया है, तितली है, पशु पक्षी हैं, सब ईश्वर ने बनाए थे 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात के लिए, ठीक है। तो 1879 में एक साहब हुए अमेरिका में, उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, बल्ब की खोज करी थी ना थॉमस एडिसन साहब ने। तो एडिसन साहब के पहले पूरे प्रकृति 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात में होती थी। तो पेड़ पौधों को भी सोना आवश्यक होता है, और चिड़ियों, पशु पक्षियों, प्राणियों को, मनुष्य को भी होना है, क्योंकि हमें स्लीप के अच्छे हार्मोन्स आवश्यक हैं। 6 से 8 घंटे की स्लीप हमारे लिए ज़रूरी है, मानव शरीर के लिए। अब जब से एडिसन साहब ने बल्ब बना दिया, तो देखिए घर में, सड़क में, बाज़ार में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन में, हर जगह बल्ब लगे, लाइट है। तो रात और दिन का तो उन्होंने साइकिल ही हटा दी। तो उससे कई पेड़ पौधे विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, जिसमें कुछ चिड़ियाँ, जैसे दिल्ली में जाइए तो गौरैया नाम की चिड़िया नहीं मिलेगी आपको, वो विलुप्त हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। कुछ पशु पक्षी भी विलुप्त हो गए हैं। और अ, आपको पता है कितना घातक इसका प्रॉब्लम हो रहा है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे लाइट पोल्यूशन, या हिंदी में प्रकाश प्रदूषण कह रहे हैं। तो इस प्रकाश प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम जानते हैं आप क्या होता है? जो महिलाएं रात्र की ड्यूटी कर रही हैं, नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट में, तो वो रात में काम करती हैं 6 से 8 घंटे, दिन में सोती हैं, उनको स्तन कैंसर होने का 3 गुना ज़्यादा खतरा है बनस्पति एक महिला जो रात में सोती है और दिन में काम करती है। तो वर्किंग इन नाइट शिफ्ट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ये कोई मामूली फैक्ट नहीं है, इसको बहुत सीरियसली लेना है। यानी रात में देर तक नहीं जगना है, महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं जगना है, क्योंकि जो ब्रेन के हमारे हॉर्मोन्स हैं दिन और रात में बनाए हुए ईश्वर ने, वो हम उसको सब गड़बड़ सड़बड़ कर दे रहे हैं, ऊट-पटांग कर दे रहे हैं, क्योंकि रात्रि के सोने के लिए दूसरे हॉर्मोन्स बनाए गए, ठीक है? और एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है पीनियल ग्लैंड से, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे ब्रेन में। तो इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी बनाया गया है। जब सूर्य भगवान आते हैं तो वो प्रकाश की किरणों से फोटोसिंथेसिस होती है, इनमें खाना बनता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन पैदा करते हैं। उस ऑक्सीजन से हमें ऑक्सीजन मिलती है प्राणियों को, ठीक है। अगर हमने वो डिस्टर्ब कर दी वो, तो उनमें भी उनकी जो फोटोसिंथेसिस है, या आप कहती हैं समझ लीजिए कुछ हम दालें खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ठीक है। तो उनमें वो प्रोटीन, या रागी खाते हैं तो उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, सब मानते हैं ना, या पालक खाते हैं उसमें आयरन ज़्यादा है। लेकिन वो बेचारे पेड़ पौधे भी, चूंकि लाइट पोल्यूशन के कारण उनका सब जीन्स और वर्किंग सब डिस्टर्ब हो गया है, तो वो भी वो काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रहना होगा। 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है अंधेरे में, नाइट में तेज़ लाइट लगा के न जोएं। और रिसर्च से अनुसार कह रहे हैं जो ब्लू लाइट है वो घातक है। ब्लू लाइट हमारे कंप्यूटर से, स्क्रीन से, और ये माइक जो आपका ये मोबाइल फ़ोन से बहुत तेज़ निकलती हैं। तो ब्लू लाइट से घातक है, आँख की रेटिना भी डैमेज हो रही है। आप देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे दिन रात लगे रहते हैं फ़ोन में, फिर उनको आँखें ख़राब हो जाती हैं। उसको अर्ली एज मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। तो वो तो आँख का परिणाम हुआ, लेकिन बहुत मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन लगा के कान के पास सो जाते हैं। और अब कुछ जो न्यूरोसर्जन हमारे साथ काम करते हैं वो बता रहे हैं कि कुछ पिछले वर्षों में ब्रेन ट्यूमर की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। तो इसका एक कारण रेडिएशन जो मोबाइल फ़ोन से निकल रहा है तेज़ी से, वो भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का नज़दीक में इस्तेमाल ना करें, दूर रखें, और जैसे उसका फ़ोन वायर से लगा लें, बजाय कान के पास बहुत लगाने से, तो इससे भी घातक परिणाम है। तो इसको प्रकाश प्रदूषण से बचें, और मेंटल टेंशन से कहते हैं, तनाव से, जो दिमाग के हार्मोन हैं, जो सुख के हार्मोन कहते हैं जिनको, फील गुड इफ़ेक्ट वाले हार्मोन्स, तो वो कम हो जाते हैं स्ट्रेस, तनाव से। तनावपूर्णक हार्मोन हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम कर देते हैं। हमारे शरीर में जो शरीर के सेल्स जो टुकड़े टूट रहे हैं, डीएनए डैमेज हो रहा है, उसको रिपेयर फिर से होके, पुनर्निर्माण होके नॉर्मल बनने की को रोक देते हैं प्रक्रिया को। तो स्ट्रेस से भी, तनाव से हार्ट डिजीज़ हो रही है, कैंसर भी हो रहा है, ब्लड एक प्रेशर भी एक हो रहा एक है। सवाल आपसे रहेगा सर कि बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, हम्म। वैसे लोग, और जब वो कैंसर जैसे बीमारी को सुनते हैं तो वो और भी ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं। एक कैंसर का उपचार में मतलब कितने पैसे खर्च करने होते हैं? मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट क्या वो? हम्म। तो देखिए,
इलाज करीब करीब फ्री है। जैसे अब आजकल करीब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं भारत के हर, आयुष्मान कार्ड के हाँ, द्वारा भी लोग तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो आयुष्मान कार्ड की भी आवश्यकता नहीं है। आप जाएँ, 10 रुपए का कार्ड बनवाएँ, और गरीब हैं तो 10 रुपए का कार्ड भी एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है। तो वो तो चाहे एम्स न्यू दिल्ली में जाएँ, एम्स पटना में जाएँ, एम्स ऋषिकेश में जाएँ, भोपाल, एम्स भोपाल में, कहीं पे करीब 28 एम्स बहुत अच्छे अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो पूरा इलाज फ्री होता है। इसके अतिरिक्त जो और बड़े-बड़े अस्पताल हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, लखनऊ के केजी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पटना पीएमसीएच है, और इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। ऐसे हर प्रदेश में एक बहुत अच्छे लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एम्स के लेवल का है। तो वहाँ पे भी, जो कि सरकार का है, प्रादेशिक सरकार का है, वहाँ भी इलाज लगभग पूर्णतया मुफ्त होता है। और अगर दूसरे अस्पताल में जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड आपका है, तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के से ऐसे अब सुविधा पैदा की गई है हर जगह, कि उस 5 लाख तक का एक परिवार को कैंसर के इलाज के लिए वो इलाज पूरा फ्री हो सकता है। बस उसको शुरू का डायग्नोस्टिक कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, उसके पश्चात फिर पूरा इलाज 5 लाख तक का उसका फ्री हो जाता है। उसमें चाहे रेडियोथेरेपी हो, बड़े ऑपरेशन हो, कीमोथेरेपी आदि हो, सभी उसमें फ्री हो जाए। उसके भी घातक परिणाम हो रहे हैं। तो तंबाकू से शरीर के 8 अंगों का कैंसर हो सकता है। स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, गले के कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, यानी इस तरह बच्चेदानी के जो यूट्रस का कैंसर, वो सब, कोलन का कैंसर, वो कोलोरेक्टल कैंसर, वो बढ़ सकता है जो स्मोकर्स हैं, टोबैको यूज़र्स हैं। और इसी तरह से जो अल्कोहल, शराब का प्रयोग करते हैं, उनमें मुंह का कैंसर अधिक हो सकता है, उनमें आंतों का कैंसर, स्टमक का कैंसर हो सकता है, और लिवर में सिरोसिस हो जाती है। लिवर जल, जैसे कहते हैं जिगर झुलस गया है, तो सिरोसिस कहते हैं उसको। और सिरोसिस के पश्चात लिवर में एक प्रकार का कैंसर होता है, इसको हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, वो भी अधिक हो सकता है। तो अल्कोहल से कई घातक परिणाम हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं। और अगर अल्कोहल पी के आपने ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसमें तो जीवन भी जा सकता है। तो शराब हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक है। और ये दुख का विषय है कि हर जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं। हर कोने में आप वाइन शॉप लेंगे, हाईवेज़ में देख लीजिए, हर मोहल्ले में देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, गाँव में देख लीजिए। तो ये वाइन शॉप अधिक होना हमारे स्वास्थ्य के का विरोधी है। तो वो कम से कम हो, पूरी बंद हो जाए तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स में एक जगह लिखा है कि यदि मुझे एक दिन के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाए, तो पहली चीज़ मैं करूँगा, सारी लिक्वर शॉप, सारी शराब की दुकान पूरे देश में बंद करा दूँगा। ये गांधी जी का खुद का ये विचार था। और इसीलिए आप जानती हैं कि गुजरात भी ड्राई स्टेट जिसे कहते हैं ना, क्योंकि गांधी जी का प्रदेश था वो। तो वो ऐसा हर प्रदेश में होना चाहिए वो नियम। और उसी प्रकार तंबाकू है, उससे बहुत घातक परिणाम हो रहे हैं। हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, बहुत यंग एज में हार्ट अटैक हो जाता है। ब्रेन की नसें बंद हो जाती हैं, तो लकवा लग जाता है, एक हाथ एक पैर सुन्न हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है। पैर में गैंग्रीन हो जाती है, पैर काटने पड़ते हैं। तो तंबाकू से कोई भी स्वास्थ्यवर्धक परिणाम नहीं है। शरीर के किसी अंग को आप कहें कि हम इसलिए तंबाकू पीते हैं या खाते हैं कि हमें इसका लाभ होता है, सिर्फ मानसिक एक विचारधारा है। और आप अधिक समय पैसा तो जलता ही है, धुआं हो जाता है पैसा, और स्वास्थ्य भी जल धुआं हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे मान लीजिए मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पास में बैठी हैं, तो आपको भी उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अगर पति स्मोक करते हैं, तो महिला उनकी पत्नी को भी, या घर में आसपास बच्चों को भी, उसका पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उसका दुष्परिणाम होता है। और उसके बहुत घातक परिणाम होते हैं। यदि महिला प्रेग्नेंट है और उसको पैसिव स्मोकिंग का धुआं हस्बैंड का या बगल के परिवार का हो रहा है, तो उसके बच्चे को भी उसका घातक परिणाम हो सकता है। तो जितना आप एज ए जर्नलिस्ट, जितना आप प्रयास कर सकती हैं, जनसाधारण को समझाइए, बचाइए कि भाई तंबाकू बिल्कुल नहीं सेवन करना है किसी भी रूप में, और शराब, अल्कोहल, वाइन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। और फल का रस लें, फल खाएं, कोकोनट वाटर पिएं, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। आजकल बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक ऐसे पेय आ गए हैं, तो उनका सेवक करें। दूध लें, दूध के तमाम फ्लेवर के आप फ्लेवर्ड मिल्क पी सकते हैं।
तो वो सब लें, छाछ लें, लेकिन हर्बल टी लें, ग्रीन टी लें, वो सब स्वास्थ्यवर्धक पेय हैं। लेकिन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब लोगों को बताइए कि तम्बाकू बिल्कुल कोई लाभ नहीं है और शराब का भी कोई लाभ नहीं है। तो वो बिल्कुल पूर्णतः बंद होना चाहिए। हमारे समाज से जी। उसको इरेडिकेट करना चाहिए।